मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट परिसर में हूं और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो कैमरामैन भीड़ दिखा रहे हैं, ये सब के सब भीड़ का हिस्सा नहीं है। पढ़े लिखे एजुकेटेड टीचर हैं जो 10-10 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब सोचिए कि हालात किस तरह से सरकारी नौकरियों को लेकर बदतर होते जा रहे हैं कि जो टीचर जिनको स्कूल में पढ़ाई लिखाई का काम करना चाहिए था, चुनाव का समय चुनाव में ड्यूटी करना चाहिए था, वो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और जब इनकी पूरी कहानी जानिएगा तो आपको भी सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा कि इस देश में एक नई परिभाषा शुरू हुई है नौकरी के लिए। ये ढॉक पे रख लो या शिक्षा मित्र 3500 रुपये तनख्वाह मिलती है। शिक्षा मित्र के रूप में आप पढ़ाइए। गुजरात में भी ये मॉडल बहुत इम्प्लीमेंट हुआ था। वहाँ तो पुलिस की भर्ती इसी मॉडल पे होती है कि 5000 में आप नौकरी कीजिए, बाद में आपको नौकरी देंगे। वही लोग शुरुआत में रोजी रोटी का सवाल होता है, 5000 3500 पे ज्वाइन करते हैं और बाद में जब उनको समझ आने लगती है कि इससे परिवार नहीं चल रहा है, समय को उतना ही देना पड़ रहा है, काम उतना ही करना पड़ रहा है और कितना बड़ा भेदभाव होता है। जो सरकारी में जिनको अधिकार मिल जाते हैं, जिनकी भर्ती हो जाती है, जिनको सरकार अनुदानित करने लगती है, उनको 30 से 3500 रुपये सैलरी मिलती है और उसी स्कूल में एक दूसरे टीचर को 3500 रुपये की सैलरी मिलती है। अब सोचिए जिनका जॉब परमानेंट नहीं होता होगा, उनके बाकी जो साथी टीचर होंगे वो किस तरह का सलूक करते होंगे। तो ये इन्हीं तमाम मुद्दों के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, चूँकि 1-1.5 लाख के करीब यूपी सरकार ने शिक्षा मित्र की बहाली की थी, जिसमें इन्हीं लोगों ने बताया कि करीब 1.25 लाख लोगों को सरकारी तौर पे भर्ती कर लिया गया था, लेकिन फिर उस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो इसी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? गाजी मामाला, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। तो क्या है पूरा मामला, क्या है? ये उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे। कितनी तनख्वाह पर? 2250 शुरुआती दौर में 2250 दिया जा रहा था। समय समय पर अलग अलग तरीके से इनको परमानेंट और किया। उनके लिए बेसिक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो कितना था, जो 2200 रुपये या 3500 रुपये जिनको मिल रहे हैं? स्नातक प्लस बीटीसी, ये क्वालिफिकेशन आज सारे शिक्षा मित्र के पास है। उसके बाद भी अलग अलग तरीके से इनको नियुक्त किया गया है। प्राथमिक विद्यालय में पहले 10% बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी में वेटेज दे करके कुछ शिक्षा मित्रों को टीचर बना दिया गया। बाद में 14 जनवरी 2011 को एनसीटी द्वारा एक पत्र जारी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार को कि इनको 2 वर्षीय दूरस्थ बीटीसी के माध्यम से इनको बीटीसी करा करके इनको शिक्षक बनाया जाए। उस पत्र के आधार पर एनसीटी एमएचआरडी के नियम के आधार पर इनको 2 वर्षीय प्रशिक्षण करा दिया गया। उसके बाद इनको राज्य सरकार द्वारा लगभग 1,70,000 हैं, उसमें 2 बैच में 1,37,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट टीचर बना दिया गया, जो परिषद में पढ़ाते हैं। उनका योग्यता स्नातक प्लस 2 वर्षीय बीटीसी है। और ये आरटी एक्ट लागू होने से पहले ये शिक्षा मित्र के रूप में, अनटेन टीचर के रूप में ये काम कर रहे थे। नहीं, तो जब आपको सरकार ने भर्ती कर दिया, फिर तनख्वाह भी बढ़ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? माननीय हाईकोर्ट में कुछ बीएड योग्यताधारी थे जो नियम में नहीं आते हैं, जिनका मात्र 6 महीने का ट्रेनिंग करा करके वैसे ही गलत तरीके से उनकी नियुक्ति है। उस नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जगबीर भाटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार से रीट संगठन की तरफ से डाला गया है। उसकी सुनवाई आज थी। अगर सुनवाई हुई होती तो माननीय, आप तो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं ना, हाई कोर्ट के जज का क्या फैसला था? उन्होंने रद्द कर दिया उन भर्तियों को। उन्होंने कहा कि यह 16 का या आरटी एक्ट में जो संशोधन है उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया था हाई कोर्ट में कि एनसीटी का जो पत्र जारी किया गया है वो सही है कि गुमराह करके किया गया है। पुनः उस पत्र को हम लोग आकर के एनसीटी में दबाव दिया गया, घेराव किया गया कि आपने जब पत्र जारी किया है उस पत्र को स्पष्टीकरण कर दोबारा पत्र जारी किया गया। देखिए, ये कुछ टेक्निकल मामला है, हाई कोर्ट में मामला गया होगा। जो बीएड किए हुए थे टीचर, उन्होंने डाला होगा। चूँकि जो अमूमन जो भर्तियां होती हैं इस तरह से, उसमें पक्षपात के भी आरोप लगते हैं। लेकिन सबसे जो मौजूद सवाल है, जो बड़ा सवाल है कि आप भर्ती करते हैं टीचरों की और 10-10 साल, 12-12 साल, 5-5 साल, 7-7 साल सेवा लेते हैं और एक बहुत ही कम न्यूनतम आमदनी होती है उनकी। कितनी तनख्वाह मिलती है आप लोगों को? सर, इसमें तो लगभग 3500 रुपये है,
लेकिन कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? 2007 से पढ़ा रहे हैं। 2007 और अभी 2017 है, मतलब 10 सालों से आप पढ़ा रहे हैं। जी, किस जिले से हैं? कानपुर से। आप कहाँ से हैं सर? और ये जनपद से तो आप कब से पढ़ा रहे हैं हम 2006 से। और अभी तनख्वाह कितनी है? अभी वर्तमान में 32,000 है। तो आपका तो हो गया। हाँ, समाज ग्रोथ में। होने के बाद भी आपको तनख्वाह मिल रही है? हाँ, मिल रही है। आप स्टे मिल चुका है हमें, स्टे मिल चुका है। और ये जनपद से तो आपकी क्या स्थिति है? हमको भी इतना ही मिल रहे हैं, 32,000। आप लोग 35 जनपद देवरिया से हाथ उठाइए। 3500 वाले हो रहे हैं। 3500 सुल्तानपुर जनपद पंकज कुमार सिंह। आप लोग 3500 पढ़ा रहे हैं। 2002 से सर, मतलब कितने साल हो गए आपके? 2002 से 2017 चल रहा है। 15 साल। आप कितने वाले हैं? हम सर 32 साल वाले हैं। अच्छा, आप सर? मैं वाराणसी से हूँ हाँ हाँ। और मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ। आज भी मुझे 3500 मिल रहा है। और आज ये समझिए कितनी बड़ी विडंबना है कि समान कार्य और समान वेतन का जहाँ एक तरफ बात किया जाता है, समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, वहीं पे अभी हमारे 28,000 उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षा मित्र साथी हैं जिनका समायोजन नहीं हो पाया है। और आज भी वो 3500 रुपए में कैसे गुजारा चलता होगा? मैं तो बहुत आप मुश्किल। कल्पना कर सकते हैं कि कैसे गुजारा होता होगा। कि तो आप लोग भी बदले में कहते हो कि ठीक है स्कूल आए बैठ के चलेंगे, 3500 लिए पढ़ाना। इसके बावजूद भी ये मैं बहराइच से हूँ और हमारे यहाँ जो है स्नातक प्लस बीटीसी ट्रेंड जो कंप्लाइंस नहीं हो पाया, लगभग 850। एक बात बताइए मास्टर साहब, जो सरकारी भर्तियां होती थी पहले, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें पेपर देने होते थे, इंटरव्यू होता था कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं है। तो उसके बाद टीचर की बहाली होती थी। जो ये शिक्षा मित्र वाला जो कंसेप्ट है, इसमें मुखिया जी, जिला पंचायत, सरपंच साहब जो है अपने रिश्तेदार, बहू, पुतो, बेटी, भतीजा सबकी भर्ती कर देते हैं। सुनिए, हम बता रहे हैं दैट्स वाज एट दैट टाइम गवर्नमेंट टर्म्स और दिस टाइम गवर्नमेंट टर्म्स। उस समय गवर्नमेंट की जो नीति थी उस समय वो भर्ती हुई। इस समय जो मैं सिर्फ जानकारी के लिए कह रहा हूँ। देखिए भाई, ये तो सच है, मैं आप लोग के साथ हूँ। 3500 रुपए पर काम करवाना बिल्कुल अनैतिक है, चाहे वो कोई भी काम हो। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि एक सामाजिक परसेप्शन तो है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति की, पढ़ाई लिखाई की स्थिति जो है वो खराब हुई है। अब खराब स्थिति हुई तो मैं तो एक दोनों पक्ष रखिए, आपकी समस्या मैं समझ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? अगर कहीं मेरिट के आधार पर कहीं कोई विवाद रहा है, जैसे कि आप प्रधान जी का या किसी जिला पंचायत का बता रहे हैं, तो उसकी सुनवाई जिलाधिकारी के यहाँ हुई है। अगर जिलाधिकारी के यहाँ भी कोई संतुष्ट नहीं है कि मेरे चयन में मुझको पीछे छोड़ा जा रहा है, तो हाई कोर्ट से भी उनके डिसीजन हुए हैं। बहुत सारे, मैं बिहार की कई किस्से जानता हूँ, बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट पर भी लोग की बहाली हुई। सर, यूनिसेफ ने भी हमको प्रमाण पत्र दिया है कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, यूनिसेफ ने भी हमको प्रमाण पत्र दिया है कि शिक्षा मित्रों ने ही बंद जितने भी स्कूल उत्तर प्रदेश में थे उनके खोलने का काम किया है और शिक्षा के स्तर को उठाने का काम किया है। इसके बावजूद भी हम परेशान हैं। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। आप सिर्फ एक तरह की बातें नहीं सुन सकते हैं। जब पहले 2-3 टीचर होते थे और हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में 8 क्लास तक होते हैं, 10 क्लास तक होते हैं, प्राइमरी स्कूल में 6 क्लास तक होते हैं, और 1-2 टीचर थे जो सरकारी भर्तियां नहीं कर रही थी। बाद में शिक्षा मित्र के जरिए कई टीचरों को बहाल किया गया। उसे हो सकता है, ये बात सच हो, मैंने ग्राउंड पे जाके देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एजुकेशन की थोड़ी बेहतर स्थिति हुई हो, क्योंकि लगभग सब ग्रेजुएट करके लोग आते हैं। वो एक कंपटीशन भी रहा होगा, उनके एक उम्मीद भी रही होगी हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे तो हमें जल्दी से परमानेंट कर दिया जाए। ये भी एक धारणा रही होगी। प्रदेश में कई लोग, कई शिक्षा मित्र जो हैं ख़त्म हो चुके हैं यही टेंशन की वजह से। हार्ट अटैक किसी किसी को पड़ चुका है, कई लोग, कि ताकि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। ये गुजरात मॉडल जो है ना, और ये जो यूपी में भी है, बिहार में भी है, जो एडहॉक बेसिस और शिक्षा मित्र के जरिए जो 3500-4000 पे जो लोगों की नौकरी करवाई जा रही है, वो अमानवीय है। और आजकल के समय में, महंगाई के युग में, बिल्कुल आप इसको आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति होगी। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक पक्ष, आपका पक्ष रख रहा था, जो जनता का मैं इसलिए पक्ष रख रहा था क्योंकि यहाँ जनता की तरफ से कोई नहीं है। मैं ये जानने समझने की कोशिश कर रहा था, जो आरोप लग रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आते हैं, मैं दरकिनार नहीं करता, मैं खुद सरकारी स्कूल का पक्षधर हूँ। लेकिन हालात थोड़े बुरे हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बेहतर बताई जाती है, तनख्वाह के मामले में वहाँ भी खराब ही हैं, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 के करीब वहाँ तनख्वाह मिलती है। 3500 रुपये तो बिल्कुल अमानवीय है। इससे तो किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता, चाहे वो किस हालत में हो। अब बताइए सर कि आप लोग अब चाहते क्या हैं, सरकार से क्या चाहते? सबसे पहले सरकार को अपने नियमों पर विचार करना चाहिए कि भारत सरकार या अलग अलग जो स्टेट का सरकार शिक्षामित्र का नियुक्ति क्यों किया। अगर पढ़ाने के लिए नियुक्त किया और नियुक्त होने के बाद आरटी एक्ट बना,
तो ये भारत सरकार की कमी है कि आरटी एक्ट में संशोधित क्यों नहीं किया या व्यवस्था क्यों नहीं दिया। ये भारत सरकार का जो आरटी एक्ट है उसकी कमी है। हम लोग शिक्षा मित्र का पूरा कंसेप्ट कब से अभी 10-15 सालों से 1999 से शिक्षा मित्र का व्यवस्था शुरू किया गया। पहले मध्य प्रदेश से शुरू किया गया, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे भारत में व्यवस्था दिया ये गया। आरक्षण का ध्यान रखा गया था पूरे सारा ध्यान है आरक्षण का, मेरिट का, सारा ध्यान दिया गया। यहाँ तक सारे शिक्षा मित्र ग्रेजुएट और बीटीसी करना। तो आप लोगों ने तब क्यों नहीं भरते विरोध किया कि भाई 3500 रुपए है, कितनी कम सर? सर आप मेरी बात सुनिए। बेरोजगारी मैं भी विरोध नहीं करूंगा भाई, मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी तो मैं जाऊंगा करने। सुनिए एक बात, जो पंचायत में टॉपर होता था उसी का सिलेक्शन होता था। पंचायत में जो क्रीम होती थी, टॉपर होता उसी का, सुनिए सर एक मिनट, उसी का सिलेक्शन होता था। जब हमको 22,500 लोग को मेरी सवाल अच्छा सुनिए सर, जब हमको 3500 रुपए मिलते थे या 3000 रुपए मिलते थे, तब किसी बीएड वाले ने मेरा ये नहीं कहा कि हम इस नौकरी को करेंगे। आज सरकार ने जब मुझे अपने एक स्तर में, अध्यापक के स्तर में मुझे खड़ा, सामाजिक स्तर में खड़ा किया, तो सब लोग उस नौकरी के पीछे पड़ गए, हमारे विरोधी हो गए, हमारा विरोध करने लगे। अब आप लोग की क्या मांग है? देखिए, मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रांतीय संरक्षक और जनपद गोंडा से बिलोंग करता हूँ। शुरू से अब तक जो आप मूल रूप से चाहते हैं आरक्षण का पालन हुआ, 100% हुआ। हमारी योग्यता थी, जो उनकी स्कीम थी उसके अनुरूप हमारे सभी साथियों की योग्यता थी और सारे लोग। ये बात हाई कोर्ट में आप क्यों नहीं रख पाए? आप लोग हाई कोर्ट में मैंने हाई कोर्ट में पूरी तरह से रखा और मैं कहूंगा तो थोड़ा अचूक होगा कि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय उच्च न्यायालय में, मुझे बहुत कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं कि थोड़ा सा अनबन था जस्टिस साहब से और उसका दंश हम लोगों ने झेला। मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ कि जस्टिस साहब का और सरकार से अनबन होगी तो जस्टिस साहब जो है 1.5 लाख लोगों के विरोध में फैसला कर देंगे। मैं सहमत नहीं हूँ खुद निजी तौर से। सहमत हैं और उस समय मेरी पूरी बातों का, पूरे तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया। मुझसे आपने 14 साल काम लिया, तब मैं अच्छे थे। मैंने नहीं यार, एनसीटी ने परमिट कर दिया। आपके 2011 में हमारे यहाँ सरकार थी, उस समय उस समय जो है। एक बात बताइए शुक्ला जी कि जब स्टे फिर लगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, स्टे लग गया, तनख्वाह मिल ही रही है, बच्चे 28-30 हजार लोग और बचे हैं, उनकी भी हो सकता है बहाली हो जाए, नई सरकार आने दीजिए। जब तक सर कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा, इससे पहले हम लोग हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार मेंशनिंग करा चुके हैं, ये निर्णय तब हो पाएगा। वो सरकारें, मैंने मुख्य सचिव स्तर तक की व्यवस्था हो चुकी थी कि उनको समायोजन कर लिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। लगता है कि सरकार भी आप लोग का पक्ष हाई कोर्ट में रखने में कहीं सरकार की तरफ से ढिलाई हुई है? अब हमें तो नहीं लग रहा, पूरी मजबूती से अभी आज भी सरकार की तरफ से आदरणीय राजू रामचंद्रन साहब वकील के रूप में खड़े थे, आदरणीय दुष्यंत दवे साहब खड़े थे। ऐसा नहीं है, हम लोगों की तरफ से भी थे और सारे लोग लगे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो फैसला हमारे पक्ष में आएगा। ये है कि सत्य को परेशान लोग कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। मुनसाद अली चौहान, प्रांतीय मंत्री शिक्षा समिति संघ शामली से जी। तो कम से कम आप लोग की आजकल प्राइवेट जॉब में तो आप यूनियन भी नहीं बना सकते, आप लोगों ने यूनियन तो बना रखा है। बहुत यूनियन है जी, बहुत बड़ी यूनियन जी। प्रदेश मंत्री शिक्षा समिति संघ से। तो कितने टोटल शिक्षा मित्र हैं अभी? 1,72,000 शिक्षा। 28,000 को जो बच्चे उन्हीं का बताइए ना, जिनकी सरकारी नौकरी लग गई, उनका हम स्टे मिला है सर, स्टे मिला है अभी, फैसला तो हम भी स्टे पे चल रहे हैं। कोर्ट का अधीन है अभी, कोर्ट के अधीन चल रहे हैं। कोर्ट का अधीन है अभी, सुप्रीम कोर्ट में हमारा जी, कोर्ट का अधीन है, बेचारा अधीन है जी। सैलरी मिली, स्टे मिल गया। मैं वो लोग कह रहे हो कि ठीक है हमारा तो मामला सेट हो गया, बाकी जो बच्चे नहीं सर, सब लोग वो मेरे साथ ही है। तो बताइए, देखिए शिक्षक जो होते हैं वो ईमानदारी के प्रतीक होते हैं, मिसाल होते हैं, तो उनमें एकजुटता आई, ये अच्छी बात है कि जो जिनको हम लोग जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। सर मैं संभल से हूँ, संभल में सर 5 ऐसे विद्यालय हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया। इटालियन है और मेरा है, कई विद्यालय ऐसे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला और इतने अच्छे विद्यालय हैं जिनमें शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया गया। डीएम द्वारा उनको बधाई दी गई है कि आपका कार्य बहुत अच्छा है, इतना अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कृत किया है, राष्ट्रपति महामहिम महोदय ने उनको पुरस्कृत किया है कि आपने क्या आप लोग अब क्या चाहते हैं? अब तो सब ठीक। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर चमक जो देख रहे हैं वो इसलिए चमक है कि हर विद्यालय में आदमी पूरे दिन काम करता है और मात्र 5 या 6 घंटे शिक्षा में सोता है, शाम तक विद्यालय करता है, उसके बाद 5 बजे 4 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक अपने खेत में काम करता है, गेहूँ भरता है, ईख भरता है, उसको काट के वहाँ पहुँचा देता है। बताइए, आप 2 घंटा पढ़ेंगे नहीं तो फिर स्कूल में पढ़ाएंगे कैसे? नहीं, 2 घंटे सुबह जब आदमी 4 बजे उठता है और 1 घंटे टहलने के बाद 2 घंटे पढ़ के तब जाता है। एक अलग मसला। लेकिन एक बात बताइए, इसमें
इसमें सरकार वाला तो कोई मामला नहीं ना, सरकार से तो कोई झोल नहीं है ना, न्यायालय में है मामला, हाई कोर्ट न्यायालय में तो फिर न्यायालय का फैसला तो न्यायालय से लड़िए, फिर मीडिया की क्या? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हमारे समायोजन को रद्द किया, हमारी सरकार ने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वही उसी डेट की सुनवाई थी, उसी में हम असमायोजित के लिए भी एसएलपी डाले हुए हैं। नहीं, मुझे जो जानकारी कही बताई गई थी उसमें कहा गया था कि सरकार की तरफ जो है, सरकार जो अखिलेश सरकार है उसने कुछ कोताही की है, आप लोग का कोर्ट में केस नहीं लड़ा गया ठीक से। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में 16 का अमेंडमेंट किया गया है, व्यवस्था बनाई गई है। आरटी एक्ट में पहला संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार। ईमानदारी से आप बताइए, शिक्षा मित्र की बहाली में आरक्षण इंप्लीमेंट होता है, एडॉक पे इंप्लीमेंट होता है? जो व्यवस्था टीचर, मैं पूरा पेपर मैं भी थोड़ा बहुत सर ऐसे मत बताइए, मैं खुद शिक्षा मित्र, मैंने आप हमारे बड़े हैं। नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ एडहॉक बेसिस पे हो शिक्षा मित्र की बहाली, उसमें आरक्षण का तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 100% पालन हुआ है। सर एक मिनट, आरक्षण का पालन इसलिए हुआ जिस समय आरक्षण का जो प्रक्रिया थी, जिस गांव में जिस जाति का प्रधान होता था उसी जाति के कैंडिडेट तो अंडर ऑटोमेटिक आरक्षण हो गया। इसी तरीके से आप टीचर हैं और आपकी लॉजिक तो अजीब है, ये आरक्षण हो गया। इसी आप मानते हैं कि जो प्रधान था उसने अपने मर्जी से लोगों को नियुक्त किया? जो टॉप मेरिट में जो टॉपर नहीं आरक्षण नहीं, अगर एससी में सीट है, सुनो जो नहीं ग्राम पंचायत, सुनो ग्राम पंचायत में जो एससी की सीट है, अगर ग्राम पंचायत में एससी की सीट है तो एससी के कैंडिडेट को ही चुना जाएगा और जो टॉप में मेरिट हो। अरे जब सर आप बताइए, आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पता नहीं है, वो अध्यक्ष जी बताएंगे। जब इनको 2 वर्षीय बीटीसी किया गया है, बीटीसी 2 वर्षीय सिलेक्शन में ही आरक्षण का अनुपालन किया गया, पहला अनुपालन हुआ। ये एक गंभीर मुद्दा, शिक्षक बनने पर भी अनुपालन किया गया, उसका हमारे पास एक गंभीर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का जिस कदर आलम है और शिक्षा मित्र को लेकर। मेरे साथ वकील साहब हैं, पूरा हाई कोर्ट में क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, उस पर हम बात क्या इन लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। शिक्षा मित्र स्कीम जो है 26 मई 1999 के शासनादेश से, उस समय जो सरकार थी, भाजपा सरकार थी, उसके समय में ये स्कीम लाई गई क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान आ चुका था और राज्यों के पास प्रशिक्षित युवक नहीं थे। इस वजह से चूंकि हर एक गांव में एक विद्यालय की व्यवस्था करनी थी ताकि 5 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। उस परिस्थिति में सभी राज्य सरकारें, न केवल उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि अन्य राज्यों की सरकार भी इस दबाव में थी कि यदि प्रशिक्षित युवक, मैं उससे सहमत हूँ, वो प्रक्रिया जान रहा हूँ, तो उसी गांव सभा से एक विलेज एजुकेशन कमेटी के माध्यम से चयन सूची निकाली जाए, जो उस गांव समाज का जो सबसे प्रशिक्षित युवक हो उसका चयन किया जाए और उसमें ये आधार लाया गया कि आधी सीटें महिलाओं मार्कशीट के हिसाब से था, आधी सीटें महिलाओं की थी, आधी सीटें पुरुष के उसमें थी। साथ ही साथ चूंकि आरक्षण का ये देखना था कि चूंकि ये व्यवस्था ग्रामीण स्तर पे की गई थी और ग्राम पंचायत की वो मुझे पता है कि उसमें इम्प्लीमेंट, मैं उस पर जाना भी नहीं चाह रहा हूँ, मेरा बहुत आरक्षण के नियमों का जो पालन किया वो इस तरीके से किया कि जैसे आपका भी चुनाव है तो हर चुनाव की जब सीट निर्धारित की जाती है तो वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन स्कीम लागू की जाती है। जिस ग्राम पंचायत की प्रधान की सीट, नहीं सर, वो टोटल सीट्स का जो है जो इतना आरक्षण है वो लागू किया जाता है और सीटें रिजर्व की जाती है, वो जनसंख्या से उसका कोई मतलब नहीं है। उसी रिजर्वेशन के बेसिस पे शिक्षा मित्रों। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट, चलिए छोड़िए, वो आरक्षण को लेकर बहुत विवाद है। जो रिजर्वेशन, जो मेरा सवाल ये था कि हाई कोर्ट में जो मामला इन लोग का स्टे रद्द हुआ, अब उस पर जिस पर स्टे है, जो हाई कोर्ट में क्या मामला था और आप लोग सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या लेकर? ये 14 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को अनुमति दी थी कि जो शिक्षा मित्र आपके यहाँ ग्रेजुएट हैं और अन्य अर्हता रखते हैं उनको बीटीसी प्रशिक्षण जो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से पूरा कंप्लीट कराया जाए और उसके बाद तब उनको समायोजित किया जाए। उस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने 2011 से 2013 के बीच में प्रथम बैच का प्रशिक्षण कराया। इसी तरह सेकेंड बैच और थर्ड बैच का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें टोटल 1,70,000 शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। चूँकि 2014 में शिक्षा नियमावली में संशोधन राज्य सरकार को लाना पड़ा, जिसके तहत शिक्षा मित्र को भी
टीचर के रूप में रेगुलराइज किया जा सकता था। इसलिए उस समय राज्य सरकार ने 2 संशोधन लाए। एक उन्होंने यूपी आरटी रूल्स 2011 में सेक्शन 16A के रूप में संशोधन लाया। इसमें उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार को शिक्षा मित्र से संबंधित मामलों में छूट देने का क्षेत्राधिकार होगा। और दूसरा उन्होंने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में भी संशोधन लाया, जिसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों के एब्जॉर्प्शन का प्रावधान रखा। चूँकि शिक्षा मित्र इसी बीच में हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया, जो रद्द किया इस फैसले को, उसमें उसके क्या था? चूँकि 2009 में राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया और उसके तहत एनसीटी को अधिकृत किया गया कि वह न्यूनतम अर्हता तय करे। उसमें एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से ग्रेजुएशन और 10+2 मतलब इंटरमीडिएट और दो वर्षीय डिप्लोमा इन बेसिक एजुकेशन दैट इज़ कॉल्ड बीटीसी के अलावा उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में टीईटी टेस्ट लागू किया दैट इज़ कॉल्ड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। चूँकि 23 अगस्त 2010 के बाद से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो गया था, तो हाई कोर्ट का ये मानना था कि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षा मित्रों पे भी लागू होना चाहिए था। जबकि हाई कोर्ट में जब ये मामला सुनवाई पे चल रहा था तो हाई कोर्ट के सामने ये दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे कि 14 जनवरी 2011 को जो एनसीटी से परमिशन मिली थी, जिसके आधार पर ट्रेनिंग हुई, उसके बाद राज्य सरकार ने एनसीटी को दोबारा पत्र लिखा 2014 में, और ये चीज़ राज्य सरकार ने एनसीटी से और एचआरडी से पूछ कर किया कि क्या ये ऐसे शिक्षा मित्र जो 23 अगस्त 2010 के पूर्व से कार्यरत हैं, इनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठने की आवश्यकता है अथवा नहीं। इस संदर्भ में 14 फरवरी 2014 को मानव संसाधन मंत्रालय के पत्र द्वारा एवं 28 फरवरी 2014 को एनसीटी के पत्र द्वारा ये राज्य सरकार को लिखा गया कि नहीं, चूँकि ये 23 अगस्त 2010 से पूर्व से कार्यरत हैं, इसलिए इनके ऊपर 2001 के रेगुलेशन लागू होंगे, न कि 2010 के नियम लागू होंगे। इस आधार पर राज्य सरकार इनको टीटी से मुक्त रख सकती है। इन्हीं पत्रों के आधार पर राज्य सरकार ने अपने उसमें नियमों में संशोधन लाया और उन्होंने टीटी को इनके लिए छूट के तौर पर रखा, जिसको हाई कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए और ये माना कि नहीं, टीटी लागू है, लिहाजा रूल ऐसे नियमावली जिसमें टीटी का प्रावधान नहीं है, उन नियमावली को हम संविधान का उल्लंघन मानते हैं और उनको अल्ट्रा वायरस घोषित करते हैं, जिसकी वजह से इनका समायोजन रद्द हो गया। हमने सर्वोच्च न्यायालय में इस शिक्षा मित्रों की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सभी ने अपना पक्ष रखा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये निर्णय लिया कि अभी इस स्तर पे इस फैसले पर स्टे दिया जाए और इस फैसले की स्टे सुप्रीम कोर्ट से लिया आप लोगों ने? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा, हाई कोर्ट के फुल बेंच के पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश 7 दिसंबर 2015 को दिया, जिसके बाद जो शिक्षा मित्र उस समय तक लगभग 1,52,000 शिक्षा मित्र जो समायोजित हो चुके थे, वो तब से अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और 28,000 शिक्षा मित्र जिनका भी समायोजन शेष रह गया था, जबकि उनकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी और लगभग प्रक्रिया पूर्ण थी, केवल उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था। वो चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का उस समय फैसला आ गया और समायोजन रद्द हो गया था, इसलिए उनकी नियुक्ति जो है अधर में लटक गई और आज वो 28,000 लोग अभी बीच में सभी जगह गुहार लगा रहे हैं, केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं कि हमारे लिए इस तरह का प्रावधान किया जाए कि जब तक मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक हमें जो है एडहॉक तौर पे ही शिक्षक के पद पर वो दिया जाए। इसलिए वो अभी शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्दी ही जैसे ही कोई फैसला आएगा तो उसके बाद उनकी कार्रवाई होगी। इसलिए आज की डेट में शिक्षा मित्रों का जो मेन ये है कि वो आज सुनवाई थी, उसमें क्या आज सुनवाई हुई, उसमें 3 जजों की माननीय जजों की खंडपीठ वृहद पीठ में मामला गया था, जिसमें जस्टिस खानवेलकर ने अपने किसी व्यक्तिगत निजी कारणों से ये कहा कि मैं इस शिक्षा मित्र मुद्दे को नहीं सुन सकता हूं। इसमें माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा साहब ने मामले को रजिस्ट्री के समक्ष भेजा है और रजिस्ट्री से ये आदेशित किया है, रजिस्ट्री को आदेशित किया है कि वो अपने हिसाब से अगली तिथि इसमें सुनिश्चित करे। आज की डेट में जो शिक्षा मित्र वो ये चाहते हैं कि जो सरकार वर्तमान सरकार है या 11 मार्च के बाद जो भी सरकार आती है, ये एक ऐसा मामला है जो मानवीय मामला है, जिसमें लोगों ने 1999 से 2016 तक का अपना समय उस समय दिया है जब सरकारें प्रशिक्षित युवकों से बिल्कुल विहीन थीं और ना उनके पास उस समय उतना फंड था और ना उनके पास ऐसे युवक थे जो सीधे शिक्षक की नियुक्ति कर सकते थे।
तो जब इन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय सरकार की सेवा में एक रेगुलर टीचर के 1/10 की सैलरी में काम करते हुए एक डेली वेजर से भी कम में आज काम करते हुए इतना समय दे दिया, और आज ये कोई 45 साल, कोई 46 साल है, किसी के बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई इंटर में पढ़ रहा है। इस स्थिति में यदि आज इनसे कोई कहे कि आप अपनी नौकरी कल से छोड़ दीजिए और कल से कोई नया काम खोजिए, तो आज ये किसी भी तरफ नहीं है। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ 28,000 का नहीं, आज की डेट में 1,70,000 का भी है, क्योंकि हाई कोर्ट से समायोजन रद्द है। अगर इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलती है, अथवा राज्य सरकारें अथवा केंद्र सरकार इस पर कोई अलग से कानून नहीं पारित करती या किसी भी तरीके से इनको नहीं बचा देगी, तो ये 1,70,000 परिवार का ही नहीं मामला, ये पूरे देश का भी मामला है। क्योंकि अभी कल इनकी मीटिंग एक कुरुक्षेत्र में हो रही है, जिसमें अन्य राज्यों के भी पैरा टीचर आ रहे हैं, जिसमें श्री गाजी मामा आला जी उसमें अपने पदाधिकारियों के साथ वहाँ वार्ता करेंगे कि जो अन्य राज्यों में भी इस तरह के टीचर कार्यरत हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, बिहार में, जहाँ भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने 10 साल से यदि अधिक सेवा की है और आज वो प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं, तो उनके लिए राज्य सरकारें अथवा केंद्र सरकारें अपने कानूनों में संशोधन लाएं और उनके लिए व्यवस्था करें कि एक नए अभ्यर्थी जो कि आज केवल कंपटीशन की तैयारी कमरे में बैठ के पढ़ाई करके आ रहा है, और एक ऐसा टीचर जो एक ऐसा शिक्षा मित्र या पैरा टीचर जो अपने परिवार का बहुमूल्य समय छोड़कर पढ़ाता आया 10 साल, जिसके बच्चे आज इस तरीके के हैं कि उसके बच्चे उसके कंधे के बराबर हो गए हैं, उसके लिए मानवीय पक्ष है। अब ये कहना कि तो ये जो वकील साहब कह रहे थे, मैं लगभग उनकी बातों से सहमत हूँ, आप भी सहमत होंगे, क्योंकि एक मानवीय पक्ष है। 10 साल, 12 साल, 15 साल का लंबा वक्त होता है। शुरुआती कानूनी दाव पे जो हो ये क्राइसिस थी, सरकार का आदेश आया था, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, आनन फानन में टीचरों की नियुक्ति की गई। अब तमाम तरह के कानून का आड़ लेके उनको हटाया जा रहा है, उनके जो नियुक्ति है उनको रद्द किया जा रहा है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही नाजायज़ प्रक्रिया है, लेकिन जो जिस तरह से पूरे देश में कई राज्यों में शिक्षा मित्रों के नाम पर जो बहाली हुई है, वो भी सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन एक सवाल तो उठता ही है कि जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरह से एडहॉक बेसिस पे शिक्षा मित्र के जरिए कम तनख्वाह पर लोगों का शोषण हुआ है, उसको शोषण नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि लंबे समय से लोग 3,000, 3,500, 2,200 पर पढ़ाते रहे। ये अलग बात है कि उन सब बहाली प्रक्रिया में भी बहुत सारी अनियमितताएँ हुई हैं, नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ी है, रिश्तेदारी, नातेदारी, सरपंच, पंचायती लेवल भी गलतियाँ हुई है। इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेवार है, वो व्यवस्था तंत्र जिम्मेवार है। बताइए। एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी ये बात आज उठती है, ये सवाल उठता है कि ये नियुक्तियां जो हैं शंका के घेरे में है, हमेशा कोई भी सरकार हो या कोई भी न्यायालय हो, उसके सामने भारत में सारी नियुक्तियों पर सवाल उठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ टीचर के लिए उठते हैं, ये हमेशा यहाँ रोज पर्चे लीक होते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, जो सरकार टेस्ट लेती है उसमें भी मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ। यदि मैं एब्सोल्यूट पाक साफ तो नहीं कह सकता, ये मेरी मैं झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ पे मैं आपसे इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि इन मुद्दों को मैं आज नहीं, 2008 में भी मैंने कई मुकदमे हाई कोर्ट में किए हैं, जब रेगुलराइजेशन की बात नहीं थी। जब भी किसी पंचायत में, ग्राम पंचायत में किसी शिक्षा मित्र का पद सृजित होता था, तो बीएसए स्तर से उसका विज्ञापन जारी होता था अखबार में, उसके तहत सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन करते थे। उसकी आवेदन के बाद सभी अभ्यर्थियों की बाकायदे मेरिट बनती थी, जिसमें हाई वकील साहब मैं भी गांव से ही आता हूं, मैं बहुत सारी प्रक्रिया में जानता हूं, मैं भी जानता हूं कैसे भर्तियां होती है, और सब लोग जानते हैं कैसे भर्तियां होती हैं। कहिए तो मैं यही बात कर लेता हूं लोगों से एक-एक। नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं तो हाई कोर्ट पे भी इनके मुकदमे देखा हूं। कई बार ऐसा हुआ कि जो प्रथम वरीयता पे व्यक्ति था उसकी नियुक्ति हुई, और द्वितीय वरीयता वाले को लगा कि इनकी डिग्री कहीं से फर्जी है, अथवा चूँकि शासनादेश में ये भी लिखा था कि जो भी गांव शिक्षा समिति चयन करेगी शिक्षा मित्र का, उसमें ग्राम प्रधान अथवा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। चाहे वो मेरिट में ऊपर भी होगा, वो उस चयन शिक्षा समिति के द्वारा चयनित नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर मैंने ये देखा कि अगर एक से ज़्यादा अभ्यर्थी जब भी रहे हैं, तो जो द्वितीय या तृतीय वरीयता वाले लोग रहे हैं, वो हमेशा डीएम के समक्ष कंप्लेंट, चूँकि उसमें एक रिड्रेसल सेल बनाया गया था कि जो भी शिक्षा समिति चयन करती है, यदि किसी को उसकी शिकायत हो तो जिलाधिकारी के यहाँ वो उसकी शिकायत कर सकता था, और जिलाधिकारी उसमें सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लेता था। और जिलाधिकारी आप श्योर कर रहे हैं कि ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया थी एकदम नीट एंड क्लीन थी? बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, एक शासनादेश और एक सरकारी प्रक्रिया के तहत थी। आपको मैं
एक नहीं, कम से कम 2-4 हज़ार हाईकोर्ट रिटों के मैं आपको डिटेल निकलवा के दे सकता हूँ। ये बात आप लोग की जो ये पूरी टीम थी, ये हाईकोर्ट में क्यों नहीं आप लोग साबित कर? कोर्ट के सामने सभी चीज़ें रखी गई थी। हाई कोर्ट ने सिर्फ इसको 2 आधार पे, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उमा देवी वाले फैसले का आधार लेके कि समायोजन नहीं हो सकता, और दूसरा टीईटी की अनिवार्यता को लेके इसको किया, जबकि उस पर केंद्र सरकार और एनसीटी अपना पक्ष पत्र के द्वारा कह चुकी है। इस बात पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब आप लोग की मांग क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। सरकार से क्या मांग है आप लोग? केंद्र सरकार जो एनसीटी या एमएचआरडी देख रही है, यह जो आरटी एक्ट बनाया गया, आरटी एक्ट बनाए जाने से पहले ही शिक्षा मित्र के रूप में नहीं, मुझे तकनीकी पहलू पर मत बताइए। तकनीकी पहलू में वकील साहब से जान चुका हूं, मैं बहुत सवाल अब करना नहीं चाहता। भारत सरकार को आरटी एक्ट में भारत सरकार को आरटी एक्ट में संशोधन करना चाहिए कि पूरे देश में भारत सरकार के दिशा निर्देश पे प्रदेश सरकारों द्वारा जो नियुक्त किया गया है पैरा टीचर, शिक्षा मित्र, उनकी नियुक्तियों को रेगुलराइजेशन करने के लिए एकदम स्पष्ट नियम बनाया जाए। छूट मिलना चाहिए, स्पष्ट नियम बनाना चाहिए कि आखिर में इनके भविष्य को लेकर के उससे काम लेने का काम भारत सरकार कर सकती है या कोई प्रदेश सरकार कर सकती। उसको आंदोलन हम लोग चलाने की स्थिति में आ रहे हैं कि आरटी एक्ट में। यूपी से आप लोग गुस्सा होंगे मुझ पर, गुस्सा मत होइएगा, सवाल जवाब करना चाहिए। यूपी से बहुत सारे रिपोर्टर को मैंने देखा है, जो टीचर जिनकी बहाली हुई थी उस समय कैंपेन भी चला था। मैं उस तरह के टेस्ट के खिलाफ हूँ। मैं किसी का ज्ञान टेस्ट करने में भरोसा नहीं रखता। धीरे धीरे सब कुछ समय के हिसाब से आप लगातार पढ़ाते हैं तो आप एक सफल शिक्षक बन जाते हैं। लगातार पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। लेकिन एक सवाल है कि जब आप लोग को सरकार से ही कोई शिकायत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग लड़ रहे हैं, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। एक भ्रम पैदा किया गया कि शिक्षा मित्र, इंटर पास शिक्षा मित्र को टीचर बना दिया गया, जबकि मैं मीडिया के सामने, आपके सामने चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र स्नातक +2 वर्षीय बीटीसी प्रमाण पत्र उसके पास है, उसके बाद शिक्षक। मैं आपको लोग की नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जो गलती हुई होगी, अगर कुछ गलती भी हुई होगी तो वो नियुक्ति करने वाला दोषी है, उसमें आप दोषी नहीं है। आपको नौकरी मिली, आप नौकरी कर रहे हैं, अब आपकी बहाली हो गई थी, उस पर स्टे लग गया है, आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका हक है, आपको लड़ना चाहिए। मैं कोई नहीं, एक पब्लिक परसेप्शन है, वो भी बात आना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि बात एक तरफा हो। और कोई लोग हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम लोग, मैं हाथरस जनपद से हूँ, यूपी से। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, 1999 में हम लोग भर्ती शुरू हुई हमारी, और आज 2017 चल रहा है। हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया इस 3500 रुपये के चक्कर में, इस आस में कि किसी दिन हमको भी सहायक अध्यापक की तरह 35,000 मिलेंगे। ये पहले अंदाजा था कि आज 3500 मिल रहा है, कल 35,000 मिलेंगे। ये तो सब जानते हैं सर। अन्य विभागों में भी ये व्यवस्था है कि कैजुअल भर्ती होती है, उसके बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। अन्य विभागों में भी ये व्यवस्था है। यही सोच करके हम कहीं ना कहीं सरकारी के नौकर हैं और सरकार से हमको मानदेय मिल रहा है। हो सकता काम से संतुष्ट हैं आप लोग? अपने काम से संतुष्ट? काम से हम लोग संतुष्ट हैं। जी जी जी, काम संतुष्ट। विरोध है हमारा, जो विरोध है वो 3500 रुपये का जो हमारा शिक्षण कार्य है, हम लोगों ने यूपी की शिक्षा की दिशा बदल दी है। जिस दिन से शिक्षा मित्र नियुक्त हुए हैं, उस दिन से हमने जो है पूरा यानी परिवर्तन ला दिया है। तो क्या पहले वाले नहीं पढ़ाते थे? नहीं, पहले वाले कौन नहीं पढ़ाते थे? हम लोग पहले वाले थे ही नहीं, विद्यालय बंद थे। हम लोगों ने ही लगातार जो है शिक्षण कार्य किया है, आज भी कर रहे हैं। नहीं थे, पहले अध्यापक नहीं थे, कम ही थे। विद्यालय ताले लगे थे, शिक्षा मित्रों ने खोले। देखिए, जब तक हमको 3500 रुपये मिलता रहा, हमारा कोई विरोध नहीं हुआ, और जब शासन ने हमको नियमित कर दिया 33,000 32,000 मिलने लगा, तो हमारा विरोध। मैं निजी तौर से स्कूली, जो सरकारी स्कूल है उसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, क्योंकि इस देश में करोड़ों अरबों लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं कि वो सरकारी स्कूल भी बच्चे को भेजे। इसलिए सरकारी स्कूल बचे, सरकारी शिक्षक बचे, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे पढ़ाई थोड़ा कम हो, थोड़ा ज़्यादा हो, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें शिक्षकों की बहाली हो, शिक्षक भर्ती किए जाए, अच्छे शिक्षक भर्ती किए जाए। और ये एक बड़ा मुद्दा है। एक मानवीय पक्ष आप देखिए कि जिनको शिक्षा मित्र के जरिए, सरकार की ही योजना थी, सरकार ने आरक्षण लागू किया नहीं किया, उस सरकार को पकड़िए जिसने योजना बनाई थी, जिनको भर्ती किया गया उनको कम से कम हक मिले। मैं इसका पक्षधर भी हूँ। और जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, हाई कोर्ट से स्टे लगा है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, मानवीय दृष्टिकोण से ज़रूरी है कि इनको, इनकी नियुक्ति पर बहाल की जाए, इनको उचित पैसे मिले। और मैं, जो इस देश की हालत है, जो जनता की हालत है, जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से अशिक्षा है, और ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है, उस लिहाज से ये भी ज़रूरी है कि सरकारी स्कूल भी तभी बचेंगे जब शिक्षक बचेंगे, जब उसमें शिक्षकों की बहाली होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है दोनों लिहाज से, मानवीय लिहाज से भी और सरकारी स्कूल बचे इस लिहाज से भी, कि जो शिक्षक है उनको सम्मानजनक वेतन भी मिले, ताकि वो इज्जत की नौकरी करे
और बच्चों को पढ़ाए, और क्योंकि उन्हीं के कंधों पर भारत का जो भविष्य है वो टिका है। वो जब बच्चों को पढ़ाएंगे तभी एक मजबूत भारत बनेगा। अगर शिक्षक ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो, तो स्थिति थोड़ी दयनीय जरूर दिखती है। और जिस तरह से हाई कोर्ट में स्टे लगा है, कानून पेच का मामला है, इन लोगों की यही अपील है कि हाई कोर्ट से स्टे लगा है आप लोगों पर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने हमको सर मेरा समायोजन निरस्त किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट हाँ, मतलब को जो है स्टे मिल गया है। हाई अब अंततः मेरा अपील यही है सभी पार्टियों से, सभी नेताओं के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि हम लोगों की व्यवस्था को संज्ञान में रखते हुए हम लोगों को बहाल कर दिया जाए और हम लोगों को सुरक्षित कर दिया जाए, हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर दिया जाए, बच्चों के भविष्य को। तो ये हकीकत है कि सरकारी स्कूल के जो लगभग बहुत सारे राज्यों की हालत है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं आजकल वो अपनी बहाली को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, और सरकारी स्कूल की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।